जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज का जो विषय है वो किसानों की दुगुनी होती हुई आय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किसानों की दुगुनी होती हुई आय में खास करके हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित हैं, हमारी दाहिने तरफ केवल कृष्ण शर्मा जी हैं। आप निशा के पूर्व निदेशक हैं। उनके ठीक बगल में आप श्रीमान रवि उरांव जी हैं। रवि उरांव जी सफल कृषक हैं और इन्होंने अपने जीवन में ऐसे कुछ प्रयोग किए हैं जिसके आधार पर इनकी जो खेती है उससे आय दुगुनी हुई है। हमारे बाईं तरफ बैठे हुए हैं आप श्रीमान अनंत ओझा जी हैं। आप विधायक हैं राजमहल विधानसभा क्षेत्र के। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं ललन शर्मा जी। ललन शर्मा जी एकल ग्राम उत्थान फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। आप तमाम एक्सपर्टों का हमारे स्टूडियो में, कृषि वैज्ञानिक भी हैं ललन जी। आप तमाम एक्सपर्टों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले चर्चा करें उससे पहले हम आपको कुछ ऐसे वीडियो, तो हम अब आते हैं सीधे सीधे विषय पर। और जो विषय है वो आपके सामने है। जिस प्रकार से हमारे देश में जो एक अभियान चलाया जा रहा है, किसानों के हित का अभियान, उस किसानों के हित के अभियान में कई बातें उभर करके सामने आई है। केवल कृष्ण जी, जो किसानों की आय जो दुगुनी करने की बात हो रही है उसमें लाह या सिल्क या ईख की खेती या गुड़ उत्पादन, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो बहुत सार्थक भूमिका निभा रही है। जिस सार्थक भूमिकाओं में से लाह की कितनी भूमिका है और किस प्रकार की भूमिका वो निभा रहा है? आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जो मुख्य कृषि है उसके साथ साथ इस तरह की जो एलाइड एक्टिविटीज़ हैं उनका भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है किसानों की आमदनी को बढ़ाने के लिए। और झारखंड जैसे राज्य में जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएं बहुत सीमित हैं और वर्षा आधारित खेती होती है, इस तरह के वातावरण के अंदर लाख की खेती और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। हमने ये पाया है कि जो किसान भाई लाख की खेती से जुड़े हुए हैं और साथ में दूसरी खेती भी कर रहे हैं, वो अगर वैज्ञानिक तरीके से लाख की खेती करें तो उसी ज़मीन के टुकड़े से अपनी आमदनी को लगभग 50 से 60% अधिक उससे आमदनी ले सकते हैं। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि इस तरह की जो गतिविधियाँ होती हैं, ख़ास तौर पे जैसे लाख की खेती अगर आप करते हैं तो उसके लिए आपको बाकी की कृषि गतिविधियों से भी समय निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक ही फसल होती है झारखंड के अंदर और दूसरी फसल के समय किसान खाली रहता है। और साथ ही साथ सिर्फ 6 महीने में आप 15 दिन का समय देकर बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी आमदनी हम प्राप्त कर सकते हैं। ललन जी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार ये अपने भाषणों में या जो उनका जो रेडियो का कार्यक्रम होता है उसमें, मन की बात के कार्यक्रम में, अभी उसकी चर्चा, रवि जी के भी कार्यक्रम की चर्चा और रवि जी के किसानी की चर्चा किया उन्होंने, तो जो वो बार बार इस बात की चर्चा करते हैं उसमें कहाँ तक सत्यता आपको दिखती है? देखिए, सबसे पहले बात जो बताऊं कि प्रधानमंत्री जी का यह जो विषय है किसानों की आय दुगना करना, इसका हम सभी स्वागत करते हैं जी। भारत कृषि प्रधान देश है और यहाँ आज भी नहीं, पहले से ही, यानी प्राचीन काल से भारत का आर्थिक दृष्टिकोण से कहें तो भारत का मेरुदंड कृषि ही रहा। प्रधानमंत्री जी 2018-19 में कैबिनेट में यह विषय लाए और जो एग्रीकल्चर ट्रेड पॉलिसी बनी 2018-19 की, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने मंजूरी दी, उसमें यह आय दुगनी करने की बात पहली बार भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास में आई जी। उसके पहले के सरकारों ने भारत में कृषि का उत्पादकता बढ़े और फूड सिक्योरिटी की बात वो लोग करते थे। किसानों की आय बढ़े इसकी तो बात कभी हुई ही नहीं थी, क्योंकि किसान बहुत खुशहाल हो इससे देश का भला लोग नहीं समझते थे। तो यानी उत्पादकता बढ़े, इस पर पहले चर्चा होती थी। फूड सिक्योरिटी की बात होती थी, कुछ कमियां थी भी, लेकिन
1970-71 के बाद भारत में कभी भी अन्न का समस्या हुआ नहीं, तो उसके बाद भी हम अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं कर पाए, ये हमारे लिए बड़ा खराब बात रहा। और उसका नतीजा यह हुआ कि जो हमारे किसान थे, आप देख रहे हैं कितने सुसाइड हुए हैं, आप देख रहे हैं कितने किसान किसानी छोड़ करके नॉन फार्म एक्टिविटी में गए, कितने हमारे एग्रीकल्चर लैंड दूसरे लैंड में परिवर्तित हो गए। तो मूल जो किसानी की बात थी वह धीरे धीरे हटने लगी। अर्बन जो एरिया थे उसमें गांव से लोगों का पलायन हुआ, यूथ का पलायन हुआ, नई पीढ़ी खेती की ओर ध्यान नहीं देने लगा। तो यह जो बहुत बड़ा परिस्थिति बन रही थी कि आगे जो फूड सिक्योरिटी की बात थी, वो जब गांव में कोई खेती करता ही नहीं तो फूड सिक्योरिटी बनती कैसे। तो भविष्य के लिए भारत में एग्रीकल्चर का भविष्य ठीक रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यह कदम उठाया और बहुत ही कड़े रूप से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसे नहीं हैं कि केवल भाषणों में बोल गए और उसके लिए योजना नहीं बनती है, हर भाषण के बाद तुरंत इनकी योजना बनती है। तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं इन्होंने लाई जो आज भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के द्वारा लागू है, जिसके माध्यम से कृषि का आय बढ़ना ही बढ़ना है, जो आज कहीं परिलक्षित भी हो रहा है। कहीं परिलक्षित हो रहा है। अनंत जी, जैसे ललन जी ने कहा या केवल कृष्ण जी ने कहा कि आय तो बढ़ना ही बढ़ना है, और ख़ास करके पहले जो योजनाएं बनती थी वो फूड सिक्योरिटी की योजनाएं बनती थी, उत्पादकता बढ़ाने की योजना बनती थी, लेकिन किसानों की आय को दुगुनी करने की बात नहीं होती थी। तो किसानों के दुगुनी आय को दुगुनी करने की जो योजना बनी और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तो उस दिशा में आपके सामने जो कुछ उदाहरण हैं वो उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, देखिए एक सामान्य है, अन्य बातों को चर्चा हम लोग आगे करेंगे, लेकिन इस देश के अंदर पहली बार जी एक शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक संकल्पबद्धता के साथ चल करके और किसानों का आय दुगनी हो, इस दिशा में कार्य प्रारंभ हुआ। न केवल एक मंचीय घोषणा बन करके, बल्कि आप देखेंगे कि जितनी सारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का सूत्रण और उस दिशा में किए गए क्रियान्वयन, जिसके बारे में अभी आपने झारखंड के गुमला जिला के सिसई के रवि कुमार जी, जो आज हम लोग के स्टूडियो में भी मौजूद हैं, जी जी ये जीवंतता के साथ इसको बताएंगे। मैं एक योजना के बारे में कहता हूँ। झारखंड जैसा राज्य जहाँ सामान्य किसान या छोटे किसान और सीमांत किसान, ये दोनों किसानों के साथ खेती के समय में या जब बारिश होता है तो उस समय कर्ज लेकर के लोगों को अपना खेती करने की चिंता होती थी। बिल्कुल। केवल एक योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, इस योजना के माध्यम से पूरा देश और झारखंड के लाखों किसान, आज उसका लाभ यह है कि हर 3 महीने पर वो किसान के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में उनका जाता है। और सामान्य किसान भी जो दैनंदिनी उनको खेती गृहस्थी में जो ज़रूरत पड़ती है, उन चीज़ों को उनको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी से कर्ज लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यह भाव, भले ही सरकार का सहयोग एक प्रोत्साहन राशि है, लेकिन उससे सामान्य किसान के मन में यह आया कि सरकार हमारे पीछे खड़ी है और हमारे कर्ज का भुगतान करने के लिए आज नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे उसकी चिंता करने के लिए है। ऐसे ही अनेक योजनाएं, चाहे मिट्टी जांच के माध्यम से आप प्रारंभ करें कि खेतों का मिट्टी जांच करना, लाखों किसानों का कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से, अन्य एजेंसी के माध्यम से खेत की मिट्टी का जांच कैसा हो, उसकी प्रकृति क्या है, सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करना, और फिर उसके माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र और ऐसे राज्य सरकारों के साथ सहयोग करके उस मिट्टी के प्रकृति के अनुकूल क्या हो सकता है, क्या उपलब्धता है, उसके बारे में विचार करना। इसी प्रकार से हम जब देखेंगे कि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि झारखंड जैसे राज्य के लिए, जहाँ एक तरफ पूरा सूखा आता है, अकाल आता है, मैं जिस इलाके से एमएलए हूँ वहाँ आप जानते हैं कि बाढ़ के कारण हमारे किसान तबाह रहते हैं। बिल्कुल। अभी वर्तमान में 3-3 बार बाढ़ का पानी, अधिक पानी हो गया। अब जो नकदी फसल किसानों ने लगाया था वो सब डूब गया, जैसे केलाई का फसल, ईख का फसल, गन्ने की फसल। तो ये सब जो है नकदी फसल हम लोग मानते हैं कि सीधे उससे नगद लाभ उसको किसान के आता है। पशु चारा के लिए जो फसलें लगाई गई थी वो सब डूब गया।
तो ऐसे विविधता भरे राज्य में जहाँ इतना कहीं अकाल है, कहीं सूखा है, कहीं पानी है, सिंचाई सिंचित भूमि हमारे पास कम है, उसका क्षेत्रफल का विकास कैसे हो, इस दिशा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सूत्रण करना और ऐसी अनेक योजनाओं का सूत्रण इस दिशा में प्रयास हुआ है, जिसके कारण से हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के मन में भी यह एक सपोर्ट है, आत्मबल बढ़ा है। आत्मबल बढ़ा है। और जब देश के शीर्ष नेतृत्व पर बैठा हुआ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जब संबोधन होता है कि नहीं हमको दुगने आय करना है, इस देश में लाल बहादुर शास्त्री जी भी हुए और उन्होंने उस समय अन्न संकट के समय में कहा कि एक समय का खाना नहीं खाएंगे, खाद्यान्न अनाज बचाएंगे, और देश के किसानों ने साथ दिया, देश के जनमानस ने साथ दिया। आज वही परिस्थिति देश के सामने है कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी आह्वान करते हैं कि हमको किसानों का आय दुगनी करनी है, वो संकल्प लेना है। उस निमित्त अनेक योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन भी चल रहा है, लेकिन उससे भी बड़ा है कि एक आत्मगौरव के साथ किसान जो अन्नदाता हमारे किसान भाई है वह भी आगे आकर के और इस दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। बहुत अच्छा। रवि जी, आप तो चीज़ों को देख रहे हैं और उसको कर रहे हैं, आपने कैसे किया अपने जीवन में परिवर्तन, अपने खेती में परिवर्तन और अपने आय में गुणात्मक परिवर्तन, ये आपने कैसे किया? इसका मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो नारा देते थे, जिसको हमने पहला बार तो देखा कि भाई किसानों का आय दोगुनी कैसे किया जाए, तब हमने संकल्प लिया कि भाई जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री का इस तरह का सोच है तो क्यों ना इसको किया जाए। और इसको करने के लिए मेरा संपर्क गुमला में जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं उनके वैज्ञानिक संजय जी हैं, अटल जी हैं, उनसे मेरा भेंट हुआ। मेरा खेत में आकर वो लोग विजिट कर रहे थे, उस दरमियान उन लोगों से भेंट हुआ और उन लोगों ने अपने सलाह दिए कि भाई आप अगर आपका आय दोगुनी करना है तो आपने खेती के अलावे पशुपालन भी कीजिए, और सबसे अच्छी आमदनी एक खेती लाह है जिसका खेती कीजिए। और उन्हीं लोग का प्रयास से और उन लोग अपना जानकारी दिए, उसके माध्यम से हम सेमिया लता का 50 डिसमिल में सेमिया का लता का पौधा डाले, उसमें भी लाह का उत्पादन हम कर रहे हैं। और मेरा खेत में पहले से बैर का करीब 100 पेड़ से ज़्यादा पेड़ है। बेर का पेड़ पहले से है। हाँ सर, उसमें भी लाभ हो सकता है। हाँ, उसी में हो रहा है सर जी। और जब से मैं लाह का खेती करने लगा तो लाह का खेती में बहुत कम पूंजी का आवश्यकता पड़ता है, क्योंकि उसमें सिर्फ बीज डालना है सर और एक बार दवा डालना है। उसके अलावा उसको बिना देख रेख का भी सीधे जब फसल तैयार होता है तबे जा कर के काट छाँट आदमी करके उसको नकदी के रूप में बाज़ार में अपना मार्केट कर सकता है। और सबसे लगता है किसानी में जितने भी फसल हैं, सभी फसल से महंगा फसल हम लोगों का लाह है। अभी का अगर वर्तमान मार्केट देखा जाए सर तो 800 साढ़े 800 रुपया तक पर केजी बिक रहा है। तो उनका खेती मैंने उनका देख रेख में करना शुरू किया और अभी वर्तमान स्थिति में 4 से 5 कुंटल का उत्पादन मेरा लाह का हो रहा है सर। बहुत अच्छा। तो आपने लाह के उत्पादन से अपनी आमदनी दुगुनी की। शर्मा जी, लाह जो झारखंड का, मुझे लगता है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण फसल है, तो ये लाह के उत्पादन में ऐसे कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन सी परिस्थिति है जो झारखंड को सूट करता है? आपने बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और इससे पहले मैं इसका उत्तर दूं, उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ये एक सुखद संयोग ही है कि आज का प्रोग्राम 5 दिसंबर को हो रहा है और 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है जी। वर्ल्ड सॉइल डे। तो मृदा का कितना महत्व होता है इसका भी झारखंड का मैं उदाहरण आपको देना चाहूँगा कि यहाँ की जो मिट्टी है वो अम्लीय मिट्टी है। अगर उसको ठीक ढंग से सुधार ना किया जाए तो हमें उतनी उत्पादन नहीं मिलता है जितना हमें मिलना चाहिए। मतलब मिट्टी में भी हमें जो जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, उनकी अपनी एक भूमिका होती है मिट्टी को जीवित रखने के लिए। जी। मिट्टी का जीवित रहना बहुत ज़रूरी है और अधिक केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से, पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो लाह की खेती में एक ये गुण है कि आप बगैर इन चीज़ों का इस्तेमाल किए हुए प्राकृतिक ढंग से लाह की खेती करते हुए भी
बहुत अच्छी आमदनी ले सकते हैं। झारखंड को काफी सूट करता है। झारखंड को अच्छा, दूसरा इसी में एक प्रश्न ये है शर्मा जी, जो झारखंड में ऐसे बहुत सारे किसान होंगे जो इस प्रकार के उनके जीवन में परिवर्तन होता होगा। बिल्कुल हैं, और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि रवि ओरांव जी की तरह ही बहुत से ऐसे किसान हैं, और उनका हम एक डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहे हैं, और श्रृंखला का हम नाम देंगे लाख से लखपति किसान। तो बहुत से ऐसे किसान हैं जो एक साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा रुपए की आमदनी सिर्फ लाख की खेती से लेते हैं। इन्होंने अभी सेमीलता पौधे का जिक्र किया था। सेमीलता पौधा ऐसा है जिसका हमारे संस्थान द्वारा आइडेंटिफिकेशन हुआ था, और पिछले 10-15 साल से हमने बहुत मेहनत करके उसके लिए उस पर लाख की खेती कैसे की जाए, इसके ऊपर हमने वैज्ञानिक विधि से लाख की खेती करने का तरीका निकाला है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर आपके पास 1 हेक्टेयर भूमि है, और जिन किसानों के पास लाख पैदा करने के लिए वृक्ष नहीं है, क्योंकि वृक्ष अगर आपके पास नहीं होंगे तो आप लाख पैदा नहीं कर सकते हैं, और अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो आपको कम से कम 10 साल 15 साल रुकना होगा ताकि आप उसके ऊपर लाख की खेती शुरू कर पाएँ। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेमीलता पौधे की खोज की गई, तैयार हो जाता है। तो वही मैं बता रहा हूँ आपको कि सेमीलता की खोज जब की गई तो उसको आप लगाने के 1 साल बाद उसके ऊपर लाख की खेती शुरू कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास ज़मीन है, पौधे नहीं हैं, वो सेमीलता पर अगर लाख की खेती शुरू करेंगे तो 1 साल के बाद आप उसके ऊपर खेती शुरू कर पाएंगे। और एक पौधे से अगर आपको 250 ग्राम भी लाख मिलती है तो 1 हेक्टेयर में लगभग आप 8000 पौधे लगा सकते हैं। 8000 पौधे से अगर आपको 12 से 16 क्विंटल बड़ी आसानी से लाख मिल सकती है। जैसा रवि ओरांव जी अभी बता रहे थे कि 800 रुपये किलो तक लाह अगर बिक रही है तो 1 क्विंटल यानी 80,000 रुपये आपको सिर्फ 1 क्विंटल लाह पैदा करने से मिल जाते हैं। अगर 10 क्विंटल पैदा करते हैं तो 8 लाख रुपया हो जाता है। उसमें से 2-2.5 लाख रुपए अगर आप खर्चा भी निकाल देंगे तब भी आपको 1 हेक्टेयर से 6 लाख रुपए की आमदनी होती है, जो और किसी भी फसल में नहीं होती है। केवल जी हम आंकड़े, ऐसा हो सकता है, ऐसी बातें हैं, भविष्य में ये परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हो क्या रहा है ललन जी? जो जैसा सर ने कहा कि ऐसा हो सकता है, रवि जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी ग्राम उत्थान से जुड़े हुए हैं और कई जगह कई प्रकार के खेती का प्रयोग आप कर रहे हैं, हो क्या रहा है? देखिए, परंपरागत खेती जो थी जी, धान गेहूं की खेती जो कहते थे, मक्के की खेती, ज्वार की खेती, तो झारखंड में जिस तरह से अभी सर ने भी कहा, सब लोग कह रहे हैं, रेन फेड है, वर्षा आधारित खेती है जी, तो अधिकांश खेती तो धान की ही लोग करते थे। हमारे यहाँ खरीफ की होती है। हाँ, खरीफ धान को ही कहते हैं, मान लीजिए धान ही मोटा फसल है उसका। अब धान के पहले और बाद में जो यहाँ जायद फसल कहते हैं या फिर उसके पहले के जो फसल थे वो इनको ज़्यादा आमदनी देती थी जी, और घर को वही संभालता था। जैसे दलहन है, तिलहन है, दलहन पहले होता है, तिलहन बाद में होता है, तो ये दोनों मिला के इनके काम चलता था। परंतु अभी जब बहुत सारे इंटरवेंशंस होने लग गए, भारत सरकार की योजना भी और बहुत सारे संस्थाएं हम लोग जैसे भी, तो अब देखा जा रहा है कि जो मिश्रित खेती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ें और आईं जिसके कारण से उनके आमदनी बढ़ गए और वो कम समय में अधिक लाभ देते हैं, मूल्य अधिक होते हैं। हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में सब्जियों पर फोकस किया, फलों पर फोकस किया, कुछ फ्लावर्स पे, कुछ स्पाइसेज पे फोकस किया, तो देखते यह है कि किसानों की आमदनी दुगनी तो छोड़िए 4 गुनी तक बढ़ गई है। जैसा 1-2 उदाहरण आपके यहाँ? मैं तो 2-3 जिले के नाम अभी बता पाऊंगा। एक तो गिरिडीह जिला है जी, उसी तरह से चाईबासा जिला है, और उसी प्रकार से इधर हमारा रांची का ही कह दे, अब रामगढ़ जिला हो गया। तो इन जिलों में कम से कम नहीं भी तो 5-6 हज़ार किसान तो हमसे जुड़े हैं जिनकी आमदनी। ललन जी थोड़ा सा बीच में मैं रोक करके एक और प्रश्न। जी जी, गिरिडीह या ऐसे जो आपके नज़र में कहते कि नहीं हमको लखपति किसान मत कहिए, हम तो करोड़पति किसान हैं, ऐसा भी कोई उदाहरण आपके पास में है? हाँ, अब तो कई किसान हैं। पहले तो इसी दूरदर्शन ने लखपति किसान का गांव ऐसा घोषित किया था, दिखाया था, रांची दूरदर्शन ने ही। परमाडी गांव है वो एक गिरिडीह में, आपका गांडे ब्लॉक में जी। मैं सोचता था कि वहाँ के लोग बहुत प्रसन्न हुए होंगे कि लखपति गांव इन लोगों ने कहा, लेकिन उस फिल्म का जिक्र किया तो वो सब बड़ा उदास थे कि हम अब तक लखपति ही रह गए क्या।
यानी करोड़ों में उनकी आज आमदनी हो गई केवल सब्जी, ऑर्गेनिक सब्जी से। तो अब एक किसान भी अपने को लाखपति और करोड़पति सोच रहे हैं। जिस गांव में पहले 1000 रुपये भी किसानों को आना मुश्किल था 4-5 वर्षों में, और मैं तो दूरदर्शन को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने जो प्रसारण किया उस गांव के बारे में, उसके कारण से गांव में सरकारी सुविधाएं बहुत गई और सरकार के लोग वहां जाना शुरू किए, बिजली आ गई, वहां सड़क बन गए, वहां बड़े पुल की ज़रूरत थी वहां गांव में जाने के लिए, वो बन गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। उस गांव का तो एक उदाहरण सामने है जिसने बोला था, परंतु उसके गांव के बराबर ही ऐसे कई गांव वहाँ खड़े हैं। पर्वतपुर गांव है, बेलडी गांव है, मनियाडी गांव है। ये सारे गांव में आज ऐसे, जैसे अभी उरांव साहब बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे 50 लाख 1 करोड़ रुपये कमाने वाले भी किसान उस गांव में हैं जो केवल लुंगी और गमछी पहन के काम करते हैं। तो खेती में कम आय नहीं है। और हमने तो एक फॉर्मूला झारखंड के लिए बनाया था जी जी कि आप 100 एकड़ खेती करो, जरूरी है, तुम्हारे ज़मीन है जोतना ही चाहिए, परंतु हम 4-5 एकड़ ही, 2 एकड़ में ही इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें, कंट्रोल फार्मिंग करें। तो जहाँ पर कि हम 3 रोटेशन 3 क्रॉपिंग सिस्टम लाएं। 3 रोटेशन मीन्स आज केवल धान की खेती करके छोड़ देते हैं, रबी भी उसमें होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो पानी कम लगेगा तो रबी की फसल हो जाएगी, और उसके पहले की खेती कर लो, गर्मा फसल जिसको कहते हैं। तो 3 फसल कम से कम करने का 3 रोटेशन हो जाएगा। और फलों की खेती करेंगे तो एक टॉप लेयर का भी खेती हो जाएगी। और ज़मीन के अंदर यहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम हल्दी से लेकर के हम देख रहे हैं यहाँ तो बहुत क्षेत्रों में शकरकंद होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अदरक होते हैं, हम सूरन होता है यहाँ। तो हम 3 लेयर क्रॉप भी करके देख रहे हैं और उसके बहुत अच्छे आमदनी हो रही है। तो जहाँ जहाँ इंटरवेंशंस हुए हैं, लोगों ने प्राथमिकता दी है, थोड़ा उसमें परिवर्तन किया है, थोड़ा इक्विपमेंट जो आज के समय में मशीनरी के उपयोग है उसको लगाया है, वो सब देखने से ड्रिप इरिगेशन आज बढ़े हैं। आज क्षेत्रों में आप देखेंगे सड़कों पे जाने में नहीं दिखता, गांव में घुस जाइए, बहुत साधारण सा इधर किसान भी इधर आपको क्या बोलेंगे, वो जो शेड लगाते हैं ना, जिसके अंदर में ग्रीन हाउस, तो गांव में ग्रीन हाउस आ गए। तो खेती का जो तो कहीं न कहीं हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव सोच या अग्रसोची जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रभाव तो पड़ा ही होगा। बिल्कुल, देश का नेतृत्व जो प्रायोरिटी में रखेगा, सारे उसके जो और सिस्टम है वो भी उस पर लगते हैं। कल जब हमारी खेती प्रायोरिटी में थी ही नहीं तो पूरा सरकार के सिस्टम भी नहीं लगे थे। और जो ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिसको लगता है कि मोदी जी थोड़ा हमको अप्रिशिएट कर देंगे, तो ऐसे लोग भी लगते हैं, एनजीओ के लोग लगते हैं, उसमें बहुत सारे साधन उसके लिए फिर निकलते हैं। तो आज कृषि के लिए बहुत प्रकार के साधन भी हो गए हैं, सरकार की योजनाएं भी हैं। और सबसे अच्छा स्वागत योग्य विषय तो यह हुआ है कि जो युवा पीढ़ी कल गांव छोड़ के, खेती छोड़ के पलायन कर रहा था, आज अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ने के बाद उनको लग रहा है कि अपने गांव में जा करके हम अच्छी कमाई कर सकते हैं, तो आज खेती को लौट रहे हैं। खेती मतलब फिर वही धान गेहूँ केवल नहीं, विभिन्न प्रकार के खेती से जुड़े हुए उद्योग हैं या मतलब काम है, उसको मतलब एस्टैब्लिश हो रहा है, बस माने उत्तम खेती अब एस्टैब्लिश हो रहा है। कुल मिला अनंत जी, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पुनः ललन जी के बातों को ही आगे बढ़ा रहे हैं जी, कि जब सरकार की इच्छा शक्ति हो, नेतृत्व के प्रति लोगों का भरोसा हो, और जिस देश में मेहनत कश किसान हमारे, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के एक आह्वान पर यह देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे आ गया जी, तो वैसे मेहनत कश किसानों के भरोसे जब नेतृत्व आह्वान करता है, जब आज मनोबल ऊंचा रहता है, जैसे रवि जी ने हमारा कहा, तो और उनके लिए योजनाओं का सूत्रण होता है। मैं केवल एक आपके संज्ञान के लिए दे रहा हूँ जी कि आज देश में 3 करोड़ 5 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत हुआ है। बिल्कुल। उसी प्रकार से पीएम किसान निधि के माध्यम से 12 करोड़ किसान भाइयों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से, और वह भी उस देश में जहां इस देश के एक प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो घिसते घिसते वो 20 पैसा लोगों तक पहुंचता है। उसी प्रकार से राष्ट्रीय किसान विकास योजना के माध्यम से, इसके माध्यम से जो हमारे स्टार्टअप करने वाले, जिसके बारे में ललन जी ने कहा कि आज युवा अब वो कल का बदलाव आईआईटी करके, एमबीए करके, अच्छे इंस्टीट्यूशन से आ करके, और इस क्षेत्र में, इसी गुमला जिला में ही कई उदाहरण मिलेंगे आपको जहाँ किराए पर खेत लेकर के और लोग खेती कर रहे हैं नौजवान हमारे। तो ऐसे 923 स्टार्टअप आज कार्यरत है। उसमें
लगभग 51 करोड़ रुपया उस दिशा में काम कर रहा है। ई नाम के माध्यम से 1 करोड़ 73 लाख किसान आज उससे जुड़ गए हैं। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश के 12.25 करोड़ किसान यानी 11 करोड़ 42 लाख किसान उससे आच्छादित हुए हैं। तो यह जो योजनाएं हैं, यह योजना निश्चित रूप से एक सपोर्ट के लिए है और उससे बड़ा एक मनोबल उनका जब होता है ऊंचा, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। मैं तो संथाल क्षेत्र से आता हूं और संथाल में भी वैसे क्षेत्र से आते हैं हम जिस क्षेत्र में माँ गंगा का अविरल प्रवाह है, यानी कि हमारा जो जिला है झारखंड का एकमात्र जिला है जहाँ माँ गंगा का अविरल प्रवाह है। एक गाँव के बारे में आपके चैनल के माध्यम से भी हम जरूर आग्रह करेंगे कि श्रीघर दियारा गांव का नाम है, दियारा क्षेत्र में आता है। कभी अवसर मिले तो जा करके एक बार देखना चाहिए। यहाँ के राज्य के जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है वो अब मेहनत के बल पर वह इलाका केवल लहसुन, अन्य जो फसल जो ट्रेडिशनल करते हैं वो करते ही है, केवल लहसुन और सब्जी उत्पादन श्रीघर दियारा और नारायणपुर दियारा, ऐसे उस इलाके में गंगा किनारे और भी हमारे गांव है जहां पर मेहनत करते हैं। लेकिन संगठित रूप से चाहे वो सब्जी का उत्पादन हो, चाहे आपका लहसुन, विशेष करके लहसुन का उत्पादन हो, बाढ़ के समय में भी आपको आश्चर्य होगा कि जो पटसन जिसको खेती होता है, और उस अवसर का भी लोग बाढ़ के किसान हमारे उसका लाभ उठाते हैं। बाढ़ के पानी में चूँकि उसमें पानी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है उसकी पूरी प्रक्रिया करने में, प्रोसेसिंग करने के तक। तो अनंत जी, आप कुछ दियारा में कुछ लहसुन और कुछ इस प्रकार की चीज़ों की चर्चा कर रहे थे और उसके माध्यम से जो किसानों की आय में परिवर्तन हो रहा है, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, उसके बारे में आप चर्चा नहीं, हमने केवल किसान, वो तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र विशेष के बारे में चर्चा किया, लेकिन आप पूरे देश के पैमाने पर देखेंगे कि पूरे देश में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की कुशल नीति और हमारे देश के किसान भाइयों के मेहनत का परिणाम है कि जहां वर्ष 2010-11 में आपने देखा होगा कि 868 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ था जी। आज वही 2021 में हम जब आकलन करते हैं तो 1068.4 लाख टन जो है गेहूं का उत्पादन हुआ है। तो हर क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ी है देश के, और वह केवल और केवल सरकार की अच्छी सोच, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लोक कल्याण के लिए किसान भाइयों के हित में जिन योजनाओं का सूत्रण किया है, जिस प्रकार से उनके आत्मबल को बढ़ाने के लिए लगातार स्वयं अपने मॉनिटरिंग करते हैं, जो पूर्व की सरकारों के द्वारा जो कृषि हित में जो अनुशंसाएं थी, जो सफल अनुशंसाएं थी, उसको उन्होंने लागू किया। और यह केवल इसलिए नहीं हुआ कि उनके प्रति जो सच्ची भावना है उनका, और इस दिशा में जब आप देखेंगे तो झारखंड जैसे पूरे राज्य में ऐसा, हम इसलिए इस बात को कह रहे हैं कि एक तो हमारे किसान भाइयों का, जैसे रवि जी जैसे जो किसान, एक उदाहरण चूँकि आपके स्टूडियो में है इसलिए बार बार मैं उनका उदाहरण दे रहा हूँ जी। जब उनका मनोबल ऊंचा रहेगा, आत्मबल ऊंचा रहेगा, तो अच्छे से अच्छे उत्पादकता भी बढ़ेगी और खुद के अंदर भी, मतलब जिसको कहा जाता है, हम लोग के यहाँ गाँव में कहावत था कि खेती मतलब सबसे अंतिम अस्त्र हो गया था बीच के दिनों में, और वो दौर पुनः प्रारंभ हो रहा है और आज का युवा पीढ़ी भी उसकी ओर आ रहा है। किसान भी नई तकनीक के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ समन्वय करके राज्य सरकारों की जो नीतियां है, केंद्र सरकार की जो नीति है, उसके साथ खुद को जुड़ना पसंद करता है। और बदलते परिवेश में हम एक और उदाहरण करें कि आप जैसे चैनल के माध्यम से एक्सपर्ट शर्मा जी को आपने बैठाया है, सफल आपने किसान को बैठाया है, बिल्कुल हमारे ललन जी को, इतने बड़े वैज्ञानिक को आपने बैठाया है। तो अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी यह एक जो बड़ा ये है कि वर्तमान जो डिजिटल क्षेत्र है उसके माध्यम से ही किसान के मोबाइल पर सीधे मैसेज आता है। ऐसे जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, भारत सरकार के अनेक उपक्रम के माध्यम से हो, समाज संगठन जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके माध्यम से भी आ रहा है, और उसके माध्यम से भी किसान अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि हमको इस समय में बारिश ये फसल करनी चाहिए, ये नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। तो यह भी एक बदलाव का प्रतीक है, और निश्चित रूप से यह विश्वास है कि इस आधार पर झारखंड जैसे राज्य में जहां असिंचित क्षेत्र की संख्या ज़्यादा है, उसके बारे में नई तकनीक के साथ हम इस प्रदेश को आत्मनिर्भर भी बना सकते हैं कृषि क्षेत्र में,
और साथ ही साथ जो किसानों की दुगनी आय करने का जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है देशवासियों को, उसमें झारखंड भी अपनी महती भूमिका निभाने को तैयार है। रवि जी, आप तो खुद कर रहे हैं, देख रहे हैं, आपको कैसे लाभ मिला है? जैसे आपने प्रधानमंत्री जी की योजनाओं से लाभ लिया या प्रदेश सरकार की कुछ योजनाओं से आपने लाभ लिया होगा। एक तो प्रेरणा कहाँ से मिली, दूसरा लाभ कैसे आपको प्राप्त हुआ है? प्रेरणा तो मैंने पहले भी कह चुका हूँ जी। कि हम लोगों के जो माननीय प्रधानमंत्री का जो नारा रहा है किसानों का आय दोगुनी करने का, प्रेरणा मुझे वहीं से मिली, वहीं से प्राप्त हुआ। हाँ। और जैसे ही उनसे ये प्रेरणा मुझे मिला, उसके अलावे मैं अपना आमदनी को बढ़ाने के लिए अभी कुछ बागवानी भी किया हूँ। करीब 1.5 एकड़ में मैंने आम का पेड़ डाल रखा है। ये कहीं से कोई योजना के माध्यम से डाला हाँ। कि ऐसे आपने व्यक्तिगत लगाया है? नहीं, एक योजना के तहत, मैं मनरेगा योजना के तहत ये पौधा डाला हूँ, जो 5वां साल मेरा हो रहा है। इन साल उसमें कुछ फल आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं था, अभी तो बच्चा है इसलिए। लेकिन 1.5 एकड़ में है, मुझे उम्मीद है कि उससे भी मेरा मुनाफा कहीं ना कहीं 1 से 1.5 लाख रुपया सालाना होगा। और उसके साथ साथ मेरा गाय पालन भी है। अच्छा, पशुपालन का भी? हाँ, पशुपालन भी है, जिसमें अच्छा। गाय भी है मेरे पास और बकरी का पालन भी है। बहुत अच्छा। और इसके अलावे जो आप जैसे कृषि में सब्जी की खेती, धनिया की खेती, ऐसा क्या क्या करते हैं जिससे आपकी आय दुगुनी हुई है? उसमें मेरे यहाँ सरसों खेती है, मैंने ज़्यादा लगाता है। सरसों की खेती? सरसों की खेती। और सब्जी में टमाटर और आलू जो अभी मेरे पास लगा हुआ है। सरसों अभी मेरे पास 8 एकड़ से थोड़ा मोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो सरसों का खेती मेरे पास है अभी, और कुछ आलू है और टमाटर। रवि जी, एक प्रश्न और खड़ा होता है कि किसान तो खेती कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ मार्केट की बहुत बड़ी समस्या होती है। आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? ये मार्केटिंग की व्यवस्था तो अब चूँकि मेरा बहुत दूर रांची से नहीं है, इसलिए मेरा टमाटर आपका डेली मार्केट रांची भी आ जाता है, यहाँ बिक जाता है। और जैसे सरसों का खेती मैं इसलिए करता हूँ कि चूँकि वह एक ही बार में तैयार हो जाता है। जब तैयार होता है तभी उसको मार्केटिंग का आवश्यकता पड़ता है। बीच में हम फ्री रह करके अपना पशुपालन और अपना ये सब करते हैं। अच्छा, शर्मा जी, किसान तो जैसे आपने कहा लाह है या सिल्क है या ईख है, या झारखंड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो द्वितीयक खेती में आता है, जैसे बागवानी वगैरह है। किसान तो अपने आप में उत्पादन कर लेते हैं, लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है मार्केटिंग की। तो उस दिशा में हमारा क्या प्रयास होता है, या सरकार की कौन सी नीति है, या सामाजिक स्तर पर कैसे उसको लाह में कैसे आपकी संस्था मदद करती है मार्केटिंग के लिए? मैं पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अब एकल खेती का ज़माना चला गया है, हमें समेकित कृषि प्रणाली की तरफ ध्यान देना होता है। जी। तो जो किसान भाई खेती करते हैं वो अधिक से अधिक उसी ज़मीन से कैसे लाभ कमाएं, उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो मिश्रित खेती करें। तो मिश्रित खेती के माध्यम से, जैसे रवि उरांव हैं, अगर वो सब्जी की खेती कर रहे हैं तो उसकी मेड़ पे पेड़ लगा सकते हैं, वो फलदार पेड़ भी हो सकते हैं, वो लाख पोषक वृक्ष भी हो सकते हैं, दूसरी सब्जियां भी हो सकती हैं। तो इस तरह की खेती करने से क्या होगा कि आप अपनी खेती को नुकसान पहुंचाए बगैर अतिरिक्त आमदनी उसे ले सकते हैं। और ये आमदनी का जो ये स्रोत है, इसका मूल्य संवर्धन जिसको बोलते हैं, मूल्यवर्धन कैसे किया जाए, या मार्केट कैसे ढूंढा जाए, या आपकी संस्था जो है वो मार्केट किसान को कैसे उपलब्ध करवाती है, या मूल्यवर्धन में क्या सहयोग करती है? बिल्कुल। तो उसमें होता क्या है कि ज्यों-ज्यों जब किसान मेहनत करेगा और उसकी फसल उत्पादन बढ़ेगा तो निसंदेह मार्केटिंग की समस्याएं आनी शुरू होंगी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि किसान, आपने देखा भी होगा कि किसानों का अपना भी ये अनुभव रहा है कि जब
फसल तैयार होने से पहले टमाटर 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये किलो तक बिकता है, लेकिन जो ही फसल मार्केट में आनी शुरू होती है वो 10 रुपये, 5 रुपये पे आ जाता है। तो किसानों को अगर अपनी आमदनी को बढ़ाना है और इस चीज़ से बचना है तो उन्हें प्रसंस्करण, यानी जिसको हम प्रोसेसिंग कहते हैं, ऑन फार्म प्रोसेसिंग, उसकी तरफ भी आगे बढ़ के आना होगा। अगर हम लाख का ही उदाहरण लेते हैं तो लाख को अगर आप रॉ लैक, यानी जो ही आपने फसल तैयार की उसको छिलाई करके अगर आप बेचेंगे मार्केट में तो आपको 400 रुपये, 500 रुपये किलो बिकता है। लेकिन उसी का प्रसंस्करण अगर आप गांव में ही करके बेचेंगे तो ना केवल उसकी गुणवत्ता में सुधार होता है बल्कि उसकी जो आपको कीमत मिलती है वो भी लगभग 1.5 से 2 गुना अतिरिक्त हो जाती है। और तीसरा फ़ायदा उससे ये होता है कि गांव में ही आप नवयुवकों के लिए रोज़गार भी पैदा करने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। इसमें मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप, हमारे संस्थान द्वारा बहुत सी मशीनों का आविष्कार किया गया है। छोटी छोटी मशीनें हैं, 40,000, 50 रुपये, 1000 रुपये की एक मशीन है। उसका इस्तेमाल करके लाख को डंडियों से छुड़ाना, उसको दलना, उसको साफ़ करना और उसके बाद उसको सुखाना, इस करने के बाद जब आप ये चीज़ पे आ जाते हैं तो आप लाख को 500 रुपये किलो की बजाय 1000 रुपये किलो में भी बेच पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं। और उसी तरह से अगर आप जब मशीन लगा लेते हैं और गांव में काफ़ी लोग अगर लाख से जुड़े हुए हैं, केवल जी हमारी संस्था कैसे इनको मदद करती है, सरकारी माध्यम से कैसे मदद करती है? उसी तरफ आ रहा हूँ मैं। तो उसमें जब आप इस तरह की एक सोच हो जाती है गाँव के अंदर, मान लीजिए आप 20, 25, 30 क्विंटल कोई चीज़ पैदा करनी शुरू कर देते हैं तो उसका प्रसंस्करण करने के लिए आपको मशीनों की आवश्यकता होती है। तो हमारे संस्थान द्वारा एक तो ये हुआ कि बहुत सी मशीनों का आविष्कार किया गया है जो बगैर बिजली की सहायता से भी आप उनको चला सकते हैं। अगर आपकी बिजली की सुविधा है तो और भी अच्छी बात है। और दूसरी बात ये है कि प्रशिक्षण की आवश्यकता, क्योंकि किसानों को अभी भी प्रसंस्करण के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो हमारे संस्थान द्वारा हर सप्ताह प्रशिक्षण का आयोजित किया जाता है। उसमें किसान खुद भी आ सकते हैं, संस्थाएं बहुत सी ऐसी हैं जो उनको स्पॉन्सर करती हैं, वो भी हमारे संस्थान में आते हैं और उसका फ़ायदा उठाकर अगर वो जाते हैं तो फिर उनको फ़ायदा मिलता है। तीसरी बात ये होती है कि हमने जो भी मशीन बनाई हैं उनको हमने लाइसेंस जिस फर्म को दिया है उसके साथ हमारा समझौता होता है कि आप इस मशीन को इतनी ही कीमत पर बेचेंगे, उससे ज़्यादा आप कीमत पर नहीं बेचेंगे। यानी उन्हें, किसानों को जो भी अगर मशीन खरीदनी होती है तो वो उचित मूल्य पर उन्हें मिल पाती है। तो इन 4-5 चीज़ों का अगर वो ध्यान में रखते हैं तो निसंदेह किसान अपनी आमदनी को बढ़ा भी सकता है और रोज़गार भी पैदा कर सकता है। केवल जी ये निःशुल्क होता है ट्रेनिंग की सशुल्क होता है ट्रेनिंग? निःशुल्क तो नहीं होता है, लेकिन इसके लिए सरकार द्वारा भी योजनाएं होती हैं। हमारे पास ज़्यादातर किसान जो आते हैं वो सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं, यानी उनका पैसा सरकार देती है और किसानों को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन अगर बहुत से किसान ऐसे हैं जो स्पॉन्सर नहीं हो पाते हैं या जिनकी आमदनी कम है, गरीब है, उनके लिए हमारे संस्थान द्वारा मुफ्त में प्रशिक्षण देने की सुविधा भी उपलब्ध है। और ऐसे जो किसान हैं जो सचमुच योग्य हैं और उन्हें कहीं और से सहायता नहीं मिल पा रही है, हम उनकी इस बारे में मदद करते हैं। कैसे आपसे संपर्क करेंगे वो? संस्थान पहले भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, उसके बाद उसका नाम बदलकर भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोंद संस्थान हुआ और अभी पिछले 2 महीने पहले ही इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय द्वितीयक कृषि संस्थान कर दिया गया है। ये नामकुम में स्थित है। तो वो वहाँ के निदेशक को ईमेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से जो भी सुविधा उनके पास उपलब्ध है हम तक संपर्क करेंगे तो निसंदेह हम उनको इस मामले में मदद करेंगे। ललन जी, कृषि सेक्टर में और ग्रामीण सेक्टर में लगातार सरकार का इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये दिख भी रहा है किसी न किसी रूप में ग्रामीण क्षेत्र में। इसके कारण जो लाभ हो रहा है वो भी लोग प्राप्त कर रहे हैं। जैसे आनंद जी ने बताया कि कई ऐसी योजनाएं हैं जो आप अखिल भारतीय स्तर पर जो परिवर्तन होती हुई चीज़ों को आप देख रहे हैं। और जैसे मूल्यवर्धन, तो मूल्यवर्धन के काम में आपकी संस्था या आपके माध्यम से जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो कैसे उसको प्रसंस्कृत करते हैं, कैसे मूल्यवर्धन के क्षेत्र में काम करते हैं? ऐसा है, पूरा के पूरा ये मार्केटिंग का विषय है जी। किसान हमारे यहाँ मैक्सिमम प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन यदि उनको मार्केट में जाना है तो उसके लिए 2 चीज़ आवश्यक होती है। उन्हें प्रशिक्षित भी करना होता है, साधन संपन्न करके
उनको मार्केट तक लिंकेज करने का व्यवस्था करनी होती है, और इसके लिए कोई ना कोई संगठित प्रयास ही सक्षम है। व्यापारी व्यापार में कई गुना मुनाफा लेते हैं, कारण उसका वह है कि उनके पास वो सब चीज़ें हैं, स्किल भी हैं, साधन भी हैं। किसानों के पास वह नहीं है, और बहुत बड़ा मायने रखता है मार्केटिंग के लिए संपर्क। जी। तो किसानों के पास संपर्क भी नहीं, आइसोलेशन में है। तो यदि हम एक ऑर्गेनाइजेशन हैं और राष्ट्रव्यापी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे लिंकेज विदेशों तक हैं, तो हम उनके लिए संगठित प्रयास भी करते हैं। जो किसान हमसे जुड़े हैं उनके प्रोडक्शन यदि हमारे हिसाब से हुए हैं तो हम उनके प्रोड्यूस को मार्केट तक ले जाने के लिए अपने अलग अलग जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रखे हैं, प्रोसेसिंग प्लांट बना रखे हैं, और उसके माध्यम से हम उन्हें मार्केट तक पहुंचाते हैं। जी। इंटरनल मार्केटिंग का भी भारत में बहुत बड़ा हमारा अपना व्यवस्था है, क्योंकि भारत के सभी जैसे एक प्रोडक्ट है आपका हल्दी, जी, जिसका आपने काफ़ी वो किया है, तो ये हल्दी को कैसे आपने किया और किसानों को क्या फ़ायदा हो रहा है इससे? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों ने उनका स्वयं सहायता समूह बनवाया। जी। उनके माध्यम से हम लोगों को प्रशिक्षण दे के उनको बीज खुद देते हैं, उनका सारी चीज़ों को खरीदते हैं। अपने यहाँ चाईबासा जिला में करंजो हमारा संस्थान है, एकल ग्रामोत्थान संस्थान, वहाँ पे हम प्रोसेसिंग प्लांट बिठा रखे हैं। उसकी सारी प्रोसेसिंग के बाद, उसकी पैकेजिंग होने के बाद मार्केट के लिए रांची आना, और रांची से फिर कई व्यवस्थाएं हैं, ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से हल्दी बाहर जाती है, और फिर कुरियर की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है, होम डिलीवरी सिस्टम हमने बना रखा है। तो देश ही नहीं, विदेशों के भी कोई भी एड्रेस पर हम प्रतिदिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाते हैं। ये हमारा सिस्टम में है। तो ये हल्दी के माध्यम से किसानों की आय दुगुनी या तिगुनी ऐसा आपके माध्यम से हुई है क्या? दोगुनी तिगुनी नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि कम से कम 5 गुनी उनकी आमदनी बढ़ी, क्योंकि वो किसान जिस हल्दी किसानों की जो किसान पहले जिस ज़मीन पर खेती करते ही नहीं थे, बिल्कुल वर्जिन लैंड जैसा था, और जंगल के अंदर होने के कारण से वहाँ पर दूसरे और उपयोग भी नहीं लैंड के हो पाते थे, यानी छायादार स्थान पे छायादार ही फसल ऐसा हो सकता था जो शेड लविंग प्लांट हो। तो उसमें से हल्दी हम लोगों ने चुना, और उसका बहुत ही अच्छा नतीजा आया, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उस सॉइल में अबेंडेंट थे, तो उसका पूरा का पूरा हम लोगों ने उपयोग किया। और वो हल्दी आज है भी उसी तरह से, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वहाँ, तो हल्दी अपने आप में कुर्कुमिन परसेंटेज 8.5 तक हमारा जाता है। इंटरनेशनल मार्केट में भी उसका काफ़ी आपने तो बताया। भारत में सबसे अच्छी हल्दी यदि कहा जाए तो उस रैंक में हमारी हल्दी है, और वो उसमें अपना बहुत योगदान नहीं, हम तो यही कहें कि मिट्टी की ही योगदान है, वहाँ के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे उनका योगदान है, क्योंकि वो मिट्टी ही सब चीज़ की भरपाई करती है। हमने उसको ऑर्गेनिक ही बना के रखा है अभी तक, ये हमारी खासियत है। परंतु एक दूसरी बात और, भारत सरकार का प्रयास है, हम लोगों ने उस पर कोशिश किया है, FPO पहले वह नहीं था फैशन में, अब धीरे धीरे लागू गांव-गांव तक होने लगा है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो और फिर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी भी बनने लग गया। तो हम लोग भी उस पर ध्यान दे रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें 200-300 किसानों का एक समूह बन जाता है, और भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का भी कुछ न कुछ स्टार्टअप के रूप में लोन मिलते हैं, बहुत सस्ते सस्ते उनको पूंजी मिल जाती है, कई संस्थान उनको लेके आगे बढ़ते हैं। तो हमको लगता है कि संगठित प्रयास यदि होगा तो मार्केट की भी समस्या खत्म होगी। और आज के समय में जो ऑनलाइन व्यवस्था हुई है, यह किसानों का एक जो बीच का लिंक में शोषण था बहुत बड़ा, क्योंकि सिंचाई में टमाटर यदि बेच देते तो वहाँ पर 5 रुपये भी नहीं बिकता, लेकिन रांची आते आते वो 15 रुपये में बिकता था। तो वो जो बीच का बिचौलिया था ना, उसको ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना है। मैं तो एक और काम किया हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। जी बिल्कुल। वह काम हमारा यह है कि एग्रो एंटरप्रेन्योर खड़ा करना। तो एग्री बिजनेस मैनेजमेंट हम अपने किसानों के लिए, उनके यूथ के लिए हम लोगों ने खुद का मॉड्यूल पॉइंट किया, उनका सिलेबस तय किया है, और हर गांव में एक दो युवक जिनको हम एग्रो बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई करा दें। कोई उसकी आवश्यकता नहीं कि वो बहुत बड़ा मैनेजमेंट कॉलेज का डिग्री उनको मिले, प्रैक्टिकल चीज़ें उनको पता चले, मार्केट क्या होता है, सैंपल क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होती है, पैकेजिंग क्या होती है। सर ने जैसा बताया कि हम छोटी मशीन लेकर के उसको थोड़ा हाफ प्रोसेसिंग कर लेंगे तो 500 का मूल्य 1000 हो जाएगा। पैकेजिंग का क्या क्या मटेरियल्स होते हैं, कैसे पैकेजिंग करना,
हम ईमेल कैसे चेक कर सकते हैं, उसके लिए कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बना लेना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल हैं जिसके लिए कोई IIM जाने की ज़रूरत नहीं, हम कहीं भी कर सकते हैं। और आज के युवा पीढ़ी के लिए मैं तो एक अपील भी करूंगा कि युवाओं को इस ओर आना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे, और वो किसानों के प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ावें। हमें लगता है कि भारत में बहुत बड़ा स्कोप है, और मैं तो कहता हूं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का पूरे दुनिया में अभी 2% भी नहीं हो पहुंच पाया हुआ है। 98-98% मार्केट यदि जिसके लिए अभी वेट कर रहा है, कोई भी युवा इस क्षेत्र में आएगा, भविष्य उसका बहुत उज्जवल है, भविष्य बहुत और उज्जवल आगे जा सकता है। अनंत जी, मार्केट के क्षेत्र में हमारी जो सरकार है वो प्रोडक्शन, किसानों की आय दुगुनी, इस प्रकार की बातों पर तो कर रही है। प्रोडक्शन को मार्केट तक पहुंचाने के लिए भी कई ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, जैसे झारखंड में भी योजनाएं चल रही है या चलती रही है। तो ऐसी कुछ योजनाएं जो सपोर्ट करती है किसान के। नहीं, देखिए, इसमें झारखंड के बारे में जी हम सबको मालूम है कि हमारे यहाँ एक सखी मंडल का एक बहुत बड़ा समूह है इस प्रदेश में। जी हमारी ग्रामीण महिलाएं उससे जुड़ी है, अनेक प्रकार का काम भी कर रही है, उसमें खेती भी एक प्रमुख उनका हिस्सा ऐड किया है। और उनके माध्यम से JSLPS जैसी संस्था और वह मिलकर के भी इसको एक मार्केट देने का प्रयास किया है। लेकिन एक समेकित रूप से पूरे भारत स्तर पर सभी बाजार समिति, जो हमारा पुराना बाजार समिति था जिसको अभी स्थगित किया गया है, वहाँ पर ई-मार्केट यानी किसान अपना रजिस्ट्रेशन कराए, देश दुनिया में क्या बाजार का उस उत्पादन का क्या दर है वह किसान आसानी से देख सकता है, और उसको मार्केट उपलब्ध कराने का भी प्लेटफार्म किसान भाइयों के लिए यह एक भारत सरकार के द्वारा एक किया हुआ है। कई जानकारी के अभाव में या इस प्रदेश की जो अपनी परिस्थिति है उसके अभाव में बहुत सारे किसान उसमें नहीं जुड़ पाए हैं, लेकिन जहाँ जुड़ते हैं तो वहाँ इन चीज़ों के बारे में कर सकते हैं। और जो मूल आपका विषय था जिसके बारे में आप कह रहे थे कि आय दुगुनी कैसे हो, तो आप हमें ध्यान में है कि जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान भाइयों के लिए आय दुगुनी करने के बारे में बोला, रवि उरांव जी ने जैसा कहा कि हम डेयरी, उसके साथ साथ हम डेयरी का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें ध्यान में होगा कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हर एक संबोधन में श्वेत क्रांति और मीठी क्रांति का भी संदेश देते हैं। बिल्कुल देते हैं। केवल खेती उत्पादन करना, नकदी फसल करना, फसल उत्पादन करना, उसको बाजार देना, तो जो हमारे किसान भाई है वो इस दिशा में भी प्रयास करके आगे बढ़ रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि आज उस श्वेत क्रांति के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का कि आज देश में विगत 7-8 वर्षों में 44% से अधिक दूध उत्पादन बढ़ा है। आज दुनिया में हमारी भागीदारी 23%, दुनिया में दुग्ध उत्पादन का भागीदारी आज भारत का है। और इस प्रदेश में तो हमने देखा है, क्योंकि मेरे यहाँ भी खुद आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों डेयरी का शिलान्यास हुआ था, उस समय पिछले सरकार के समय में ध्यान में होगा कि देवघर के जिला में हुआ था, गिरिडीह जिला में डेयरी का हुआ था। हमारे यहाँ तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने जाकर के उसका लोकार्पण भी किया। तो इसके परिणाम स्वरूप आज 18,000 लीटर, मैंने पूछा उनसे, 18,000 लीटर दूध का संग्रह केवल हो रहा है उस डेयरी में। तो यह भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में दूध का अधिक उत्पादन करके भारत तो स्वयं आत्मनिर्भर होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में भी हमारी हिस्सेदारी बढ़ेगी। इसके माध्यम से भी रोजगार के एक नए अवसर आएंगे। उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन का सेक्टर है, अनेक क्षेत्र है डेयरी का साथ साथ। जैसे उन्होंने फलदार वृक्ष के बारे में भारत सरकार की योजना मनरेगा के माध्यम से ये उन्होंने कहा कि जुड़ने का बात किया। उसी प्रकार से मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में हो सकता है, डेयरी के क्षेत्र में हो सकता है, और उसको भी हमारा आज का युवा आधुनिक तरीके से इस क्षेत्र में भी अपने आप को आगे बढ़ा करके और इस प्रदेश को ऊंचाई तक ले जाने की दिशा में काम कर सकता है, विशेष करके जो हमारे जनजातीय भाई हैं। तो निश्चित रूप से ये लगता है कि अब हमारा भारत, आज का जो भारत है, बदलते परिवेश में डिजिटल माध्यम से हो, ई माध्यम से जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, नई तकनीक को आधार लेकर के हो, देश के आम नागरिक का मनोबल ऊंचा करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन है उससे आत्मबल बढ़ाने की दिशा में हो, तो ऐसे सारे जो प्रयास है, यह प्रयास और उसी हिसाब में योजनाओं का सूत्रण और क्रियान्वयन, मैंने जितनी योजनाएं के बारे में आपके चर्चा किया,
आप आज फसलों का जो सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाने का काम किया आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ऐसे पूर्व की जो सरकारों की भी जो अनुशंसाएं थी जो किसान भाइयों के हित में उनको जीवन बदलने में सहायक होती, आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने उन सारी योजनाओं को स्थल पर उतारने का काम किया और हमारे मेहनत का किसान हर सेक्टर में, उत्पादन के, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में हो, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में हो, मीठी क्रांति के क्षेत्र में हो, उसी प्रकार से अन्य पशुपालन के जो सेक्टर है उसके क्षेत्र में हो, आज हर स्थान पर इसी ऊंचे मनोबल से साथ, आत्मबल के साथ आज किसान आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से झारखंड भी उसमें हमारे समाज संगठन में ललन जी जैसे जो वैज्ञानिक होकर के और समाज को संगठित करके जिस उन्होंने हल्दी उत्पादन के बारे में बताया, ऐसे विकास भारती जो संस्था है, वनवासी कल्याण केंद्र के जो संस्था है, तो ऐसे अनेक सेक्टर में समाज संगठन भी आगे बढ़ करके आ रहा है। सरकारी तंत्र भी पुरानी लीक से हट करके आज समाज के पास पहुंच रहा है। अब कल का जो समय था, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र का मैं इसलिए बार बार चर्चा करता हूं कि कृषि विज्ञान केंद्र के लोग भी हमारे यहाँ पहाड़ों में बरबट्टी का खेती लोग करते थे ट्रेडिशनल, शरीफा का खेती करते थे परंपरागत, लेकिन वहाँ की मिट्टी की परिस्थिति क्या है जो आज मृदा दिवस के अवसर पर उन्होंने चर्चा किया। बदलते हुए परिवेश में बदलती हुई तकनीक के माध्यम से बदलते हुए क्षेत्र की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मतलब साफ है कि जिस प्रकार हमारे पुरातन समय में कहा जाता था कि उत्तम खेती, मध्यम बान, निर्घिन सेवा, वीक निधान, हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर भी हम लोग बढ़ रहे हैं। चंद शब्दों में हम लोग अपने दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे। रवि जी, संदेश देना चाहेंगे किसानों को, कैसे आमदनी दूनी करें? किसानों को मैं यही आप लोग के चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जितने भी युवा किसान हैं, सभी जो परंपरागत खेती था उससे हटकर अभी का जो वर्तमान में खेती हो रहा है, वर्तमान दौर की खेती को वैज्ञानिक पद्धति से आदमी खेती करे तो निश्चित है अपना आय दुगुनी कर सकता है। केवल जी, कैसे आय दुगुनी करे? जैसा हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि किसानों को अगर अपनी आमदनी दुगनी करनी है तो उन्हें 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना होगा। उत्पादकता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें खर्चा भी कम करना होगा और साथ में कुछ यंत्रों का उपयोग भी करना होगा, जिसकी वजह से ना उनकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि खर्चा भी कम होगा, तो निसंदेह आमदनी बढ़ेगी। साथ ही साथ एकल खेती के साथ साथ समेकित कृषि प्रणाली की ओर बढ़ना होगा। उससे ना केवल मृदा का जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी बल्कि उनकी आमदनी भी बढ़ेगी, मृदा जिंदा रहेगा। अनंत जी, झारखंड जैसे राज्य में निश्चित रूप से जो असिंचित हमारा बहुत सा बड़ा क्षेत्र अभी भी पड़ा हुआ है, तो उसको सिंचित करने के लिए जो भी जल संरक्षण की दिशा में प्रयास चल रहे हैं, इसको अपनाते हुए और खेती का दायरा थोड़ा बढ़ाना और एक साथ खेती, पशुपालन, दूध उत्पादन, मीठी क्रांति, ऐसे सब सामूहिक प्रयास से और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर इन चीज़ों को हम आगे समेकित खेती। ललन जी, मैं तो यही कहूँगा कि जो ट्रेडिशनल खेती थी उसमें कोई कमी नहीं थी। आज आय बढ़ाने की बात है इसलिए यह बात आ रही है। तो मैं यह समझता हूँ कि जो समेकित खेती है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग है, उसको हमको अपनाना ही पड़ेगा। और साथ ही जो खर्चे की बात है उसको कम करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है हमारा जैविक खेती। तो जैविक खेती का यदि हम अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें तो हमें लगता है कि हमारा खर्च कम जाएगा और अपने खेती को हम थोड़ा सोच समझ के करें। हमारे घर के अपने खर्चे हैं, जैविक खेती करें, सोच समझकर खेती करें, खेत में कम उर्वरक का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। आप तमाम एक्सपर्ट हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ विषयों को लेकर के हम फिर आप दर्शकों के बीच उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार।